नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम सेहत आपकी में। महान विचारक और अमेरिका में अश्वेत आंदोलन के जनक मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़िए, अगर आप दौड़ भी नहीं सकते तो आप चलिए, और अगर आप चल भी नहीं सकते तो आप रेंगिए, लेकिन जीवन में हमेशा चलते रहिए, गति को बनाए रखिए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। लेकिन कई बार हमारी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो हमारी गति में अवरोधक का काम करती हैं। एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे घुटने। तो आज की जो बातचीत है वो आधारित है घुटनों पर। आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का विषय है घुटना प्रत्यारोपण, और इस विषय पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए साथ में हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर सौरभ शुक्ला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप एक सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, साथ में आपने एम्स और यूके से ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट में विशेषज्ञता हासिल की है। आप रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हम लोग को इनवाइट किया जी इस इम्पोर्टेंट सेशन के लिए। थैंक यू। तो पहला जो सवाल है वो डॉक्टर सौरभ, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो घुटने होते हैं हमारे, वो कितने महत्वपूर्ण हैं? जैसे आपने बताया, मार्टिन लूथर किंग का आपने कोट किया जी, घुटने हैं तो जीवन है। जी जी। आप मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक सच्चाई है। अगर कोई भी इंसान अगर चलना फिरना बंद कर दे तो उसकी जीवन और मृत्यु में कोई खास अंतर नहीं रहता है जी। और चलने के लिए घुटने बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम लोग सब जानते हैं जी। तो ये घुटना इज इक्वल टू लाइफ, ये कहना गलत नहीं हो। ये कब जवाब देने लगते हैं हमारे घुटने? जवाब देने के कई कारण होते हैं। अच्छा। लेकिन सबसे कॉमन कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो हमारे संख्या में, जैसे जैसे हम लोग की संख्या में वृद्ध संख्या की बढ़त हो रही है, वैसे वैसे हम लोगों को ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा। नॉर्मली 40, 45 या 50 साल के बाद घुटनों में के मसल्स में, मांसपेशियों में और हड्डियों के स्ट्रेंथ में कमी आती है। अच्छा। तब आप कह सकते हैं कि घुटने जवाब देना स्टार्ट करते हैं। मतलब ये है कि ज़्यादातर ये जो ओल्ड एज लोग होते हैं, 50 से बाद वाले, उनमें देखने को मिलता है। हाँ जी। क्या यंग लोग भी इसकी जद में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। हम लोग कॉमनली कहते हैं गठिया बाई, हम लोग कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा उसका नाम है रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, नाम है। जी जी। किसी किसी को हार्ट प्रॉब्लम भी होती है यंग एज में, उनमें भी घुटने इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस, या अगर आपको अगर हार्ट की कोई समस्या है जिसके वजह से आपके जोड़ों में तकलीफ हो रही है, उनमें, या आपके कमर में जो है आपके जो है आर्थराइटिस को हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, इन सब परिस्थितियों में घुटनों में असर 20 या 25 साल की उम्र में आ सकता है। क्या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपनी हार्ट की बात की, वो भी हमारे घुटनों को प्रभावित कर सकती है? क्रिएट कर सकती है, यस जी। क्योंकि कभी कभी आप बहुत सारे देखेंगे कि पेशेंट को फीवर हुआ, और लोगों को फीवर होता है, चिकनगुनिया हुआ, और उसके बाद दर्द स्टार्ट हो गया। अच्छा। जैसे आपने बताया कि पेट में की समस्या, एक डायग्नोसिस है अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज, जी जी। उसमें भी घुटनों की समस्या होती है। अच्छा। तो फिर वो इम्यून रिलेटेड होती है। तो जो भी समस्या पूरे शरीर को इन्वॉल्व करेगी वो घुटने को अवश्य इन्वॉल्व करेगी। तो घुटने इतने ही इंपॉर्टेंट है। ये एक घुटनों की ग्रीस बड़ा टर्म आता है कि आपकी ग्रीस कम हो गई है या ग्रीस खत्म हो गई है जी। ये क्या एक चीज है एग्जैक्टली? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो घुटने में जो ग्रीसिंग होती है, जिसकी जो विस्कोसिटी होती है, जी जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज टू वर्क एज ल्यूब्रिकेशन। जी जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वो जो ल्यूब्रिकेटिव एलिमेंट होता है फ्लूइड का, जिसको हम लोग ग्रीस कहते हैं, वो कम हो जाता है, तो वो ज़्यादा पनीला हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके वजह से जो फ्रिक्शन महसूस हम लोग को यंग एज में नहीं होता है, वो थोड़ा सा एल्डर एज में होता है। अच्छा।
और वो कभी कभी पेन और स्वेलिंग का कारण बनती है। अच्छा, तो ये क्या फिर से इसको लाया जा सकता है, या एक बार नेचुरल होती है, एक बार खत्म हो गई तो खत्म हो गई? कुछ इंजेक्शंस आते हैं जिसको बहुत जुडिशियसली अगर हम लोग इस्तेमाल कर ले बहुत अर्ली आर्थराइटिस में, तो फिर आर्टिफिशियल ग्रीसिंग या लुब्रिकेंट्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। अच्छा। 6 वीक्स, 2 मंथ्स, 3 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने। जी जी। तो ये जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है वो नेचुरल ही होता है। जी जी। आर्टिफिशियल रहती तो है, लेकिन उसका एक लाइफ स्पैन के साथ आता है। अच्छा। तो लाइफ स्पैन में उनकी जो लाइफ स्पैन है वो नेचुरल सैनविल फ्लूइड से काफी कम होती है। प्रत्यारोपित जो घुटना है, जी, मैं अंतिम से शुरू कर रहा हूं, उसकी क्या लाइफ होती है? उसकी एक हिस्ट्री है। जी। पहले जो प्रत्यारोपण होते थे जी। उनकी जो लाइफ थी वो 8 से 10 साल होती थी। जी जी। लेकिन जैसे जैसे टेक्निक में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में और जैसे जैसे बायो मटीरियल में जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आया है, अब हम लोग कहते हैं कि उनकी लाइफ लगभग 15 से 20 साल होता है। अच्छा। अगर हम लोग उसको नॉर्मली करें और अगर टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करें तो हो सकता है उसकी लाइफ 5-6 साल और बढ़ जाए। टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करें उस प्रत्यारोपित घुटने का क्या एग्जैक्टली, थोड़ा सा और स्पष्ट करें इसको। जो आप प्रत्यारोपित घुटना लगाते हैं उसमें बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं। अच्छा। बहुत सारे स्टडीज हुई हैं। अच्छा। और ये हम लोग को अब स्टडीज में पता है कि आइडियल फोर्स क्या लगना चाहिए घुटनों में, ताकि वो घुटना न केवल अच्छा फंक्शन दे लेकिन लास्ट लॉन्ग करें। जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जैसे रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, वो ये इंश्योर करती है सर्जन के साथ मिलके जी कि जो हम लोग प्लान करें उसी प्लान्ड पोजीशन में वो घुटना लगे। और जब रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट होता है तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि वो फोर्स को डाइल्यूट कर सकती हैं बेस्ट इन दैट पोजीशन, उसमें उनकी लाइफ लगभग 5 से 7 साल और बढ़ जाएगी। तो जब हम लोग कहते हैं 15 से 20 साल, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रोबोटिक रिप्लेसमेंट्स उसमें 25 साल के आसपास जो है वो लाइफ नी रिप्लेसमेंट को देगी। अच्छा, आप रोबोटिक रिप्लेसमेंट तक आ गए हैं, मतलब मेडिकल साइंस आ गया है। हाँ। लेकिन जो आम जन है वो अभी भी घुटने के दर्द को सिर्फ दर्द निवारक और तमाम जो टाल मटोल करने वाली जो चीजें हैं उसके साथ सहते रहते हैं। कब नी रिप्लेसमेंट अवश्य संभावी हो जाता है? उसके हम लोग दो चीज देखते हैं एज अ डॉक्टर। नंबर 1 कि पेशेंट्स को मेडिकली अगर हम ये देखें कि उनकी रोजमर्रा की गतिविधि धीमे धीमे कम हो रही है। अच्छा। नंबर 1। अगर हम ये देखें कि उनकी जो गतिविधियां कम हो रही हैं वो घुटनों के सूजन और दर्द की वजह से कम हो रही है। नंबर 2। अगर हम ये देखें कि रात में उनका दर्द सोते समय बढ़ जाए और उनकी रात की नींद खराब हो घुटने के दर्द की वजह से। नंबर 3। अगर जब सुबह उठते हैं तो घुटने में जब पहला कदम लेते हैं तो स्टिफनेस हो। नंबर 4। अच्छा। और अगर एक्सरे में ये देखा जाए कि जोड़ में जो कार्टिलेज है सबसे महत्वपूर्ण, हाँ। वो कार्टिलेज खत्म हो जाए और 2 हड्डियां जोड़ में पास आ जाएं और रगड़ने लगे, हाँ। तब हम लोग ये पेशेंट को हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको घुटना प्रत्यारोपण करा लेना चाहिए। अच्छा, आपने अभी कहा कि जो लाइफस्टाइल है या लोगों को पहला सिम्टम क्या दिखे जिससे वो महसूस करें कि हाँ घुटना प्रत्यारोपित होना चाहिए। मैं अब आता हूँ लोगों की लाइफस्टाइल पे ही। कई बार जिम में कसरत करना या बहुत सारा दौड़ लगाना या उठक बैठक करना या वेस्टर्न टॉयलेट और इंडियन टॉयलेट्स की बात है, ये बैठना, उकड़ू बैठना क्या सही है? देखिए, ये बहुत सारे इस पे डिपेंड करता है कि आपके हैबिट्स क्या हैं। सोशल हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जी। अभी आप लखनऊ से 100-150
किलोमीटर अंदर चले जाइए तो बहुत सारे किसान टेढ़े घुटने के होने के बावजूद भी आराम से उखड़ू बैठ सकते हैं। अच्छा। जैसे जैसे आप शहर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका परिश्रम कम हो जाता है, जी 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 वैसे वैसे आपके मांसपेशियों में ताकत कम हो जाती है, जी जी वैसे वैसे आपके हड्डियों में ताकत कम हो जाती है। जी और सडनली हम चाहते हैं कि हमें एक दिन सपना आता है कि नहीं हमें वजन कम करना और हमें योगा करना चाहिए जी जी जी। और तब आप पलथी मार के योगा करना चालू करते हैं, वो नुकसानदायक है। अच्छा। लेकिन अगर आप बहुत साल से वही करते आ रहे हैं और आपको तकलीफ नहीं होती है तो आपको करते रहने देना चाहिए। मतलब उकड़ू बैठने के लिए जो मना किया जाता है और वो मतलब वो हर के लिए एप्लीकेबल हर नहीं के लिए। है। जी जी जी। वो उन लोग के लिए एप्लीकेबल है जो सडनली वन फाइन डे वो सोचते हैं कि वो एकदम से स्टार्ट करेंगे और उस चीज को कंटिन्यू करेंगे, या ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स उन्होंने उस चीज को मेंटेन, अपने वेट को मेंटेन नहीं किया, अपने मसल मास को मेंटेन नहीं किया, या किसी को जेनेटिकली प्रॉब्लम आर्थराइटिस की है, जी। तब हम मना करते हैं, वरना जरूरत नहीं है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, वेट की। वेट और घुटनों का दर्द आपस में कैसे संबंधित है? देखिए, अगर आपका वेट अगर 3 किलो बढ़ता है तो घुटनों को वो दर्द 12 किलो महसूस होता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि घुटनों का सरफेस एरिया कम है। जी जी तो जब आपका पूरा का पूरा वेट उसी सरफेस में जाता है जी। तो वो 3 से 4 गुना उस वेट को एंटिसिपेट, वो बेसिकली एग्जैसर्बरेट कर देता है। सिमिलरली अगर आप वेट 3 किलो कम करते हैं तो घुटनों में वो 12 किलो वेट कम होता है, दर्द महसूस होता है। जी जी। अगर आप 10 किलो के भार से चलें या 100 किलो से भार से चलें, 100 किलो के भार चलेंगे तो घुटनों में दर्द ज्यादा महसूस होगा, 10 किलो में कम महसूस होगा। जी। यही डिफरेंस है वे, और यही सिमिलरिटी का, ये बेसिकली रिलेशन है वेट का और घुटनों का। अच्छा। कुछ लोग ऑपरेशन से बचने की कोशिश करते हैं। कई भ्रम है सोसाइटी में, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। जी इकोनॉमिक फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करता है। जी। पेशेंट्स के अंदर वो फेथ नहीं होता है कि जो है कि हो जाएगा कि- सही से। कि सही हो जाएगा, या हमें एक्चुअली ज़रूरत है भी कि नहीं है। जी जी। और ये बात भी फैक्ट है कि लोग डरते भी हैं। आज भी हमारे घर में है कि सर्जरी से डरते हैं। जी। लेकिन अगर सही डायग्नोसिस के बाद अगर सही ट्रीटमेंट अगर किया जाए जी। तो ये लाइफ चेंजिंग सर्जरी होती है। अच्छा। और इससे मैं ये कह सकता हूं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ स्पैन सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है अगर क्या? प्रॉपरली घुटने का ऑपरेशन किया गया और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली उसको निभाया गया। मतलब यह है कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा जाए, नेगेटिव एस्पेक्ट पे बहुत ध्यान न दिया जाए लोगों द्वारा तो हाँ, ज्यादा बेहतर है। जी, बिल्कुल। आपने रोबोटिक सर्जरी की बात की और प्रिसीजन की बात की। क्या बेनिफिट्स हैं इस रोबोटिक सर्जरी के द्वारा घुटना प्रत्यारोपण के? नंबर 1 ये कि स्टार्टिंग से जो है, एक तो चीरा कम लगता है। अच्छा। दूसरा है कि आप मांसपेशियों को कम छेड़ते हैं तो पेन कम होता है ऑपरेशन के बाद। अच्छा। आप हड्डियों को कम काटते हैं तो आपकी बोन ज़्यादा प्रिजर्व रहती हैं। आपका ब्लड लॉस बहुत कम होता है। आपका ऑपरेशन के बाद पेन इंप्रूव करता है, पेन कम होता है। आपके मूवमेंट्स बेटर होते हैं एज अच्छा। कंपेयर टू स्टैंडर्ड। अच्छा। और लाइफ स्पैन इम्प्लांट का जो है वो कम से कम 4 से 5 साल या 5 से 6 साल बढ़ जाता है। अच्छा। क्या ये बहुत महंगी होती है? रोबोटिक सर्जरी थोड़ी सी महंगी होती है एज कंपेयर अच्छा। टू नॉर्मल, लेकिन अगर हम इसको अगर इस कंटेक्स्ट में देखें कि नी रिप्लेसमेंट आजकल पहली और आखिरी सर्जरी है। अच्छा। तो उस सर्जरी जो लाइफ टाइम में अगर पहली और आखिरी सर्जरी में अगर कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर होता है और आपको 5 या 7 साल की ज़्यादा लाइफ स्पैन मिलती है ये सारे बेनिफिट्स के साथ, जी। तो मुझे लगता है इट्स नॉट अ बैड डील, वो ले लेना चाहिए। ओके। आपने सबसे प्राइम जो रीज़न बताया वो बताया कि हेरिडिटरी जो रीज़न है वो घुटनों के दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और भी क्या कुछ दूसरी समस्याएं, जैसे पेट की समस्या, और भी कुछ अंगों की समस्याएं क्या प्रभावित कर सकते हैं हमारे हाँ, घुटनों? जैसे मैंने बताया आपको वायरल फीवर अच्छा। आपको जो अफेक्ट कर सकता है। चोट, अगर आपने
यंग एथलीट है, जी। उसने ध्यान नहीं दिया, अपने घुटनों को बार बार रगड़ खाया, उसे कार्टिलेज और मेनिस्कस अगर ब्रेक हो जाते हैं तो वो अर्ली आर्थराइटिस पैदा कर सकती हैं। अच्छा घुटनों में अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया और उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हुआ जी। तो भी वो आर्थराइटिस क्रिएट कर सकता है। आपने एथलीट नाम लिया, और एथलीट का मतलब दौड़ना, भागना। लोगों में मॉर्निंग वॉक और लंबी सैर का लोग कहा जाता है कि हाँ भाई ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो वज़न तो एक मुख्य कारण है ही है, लेकिन क्या सैर भी कम कर देना चाहिए कार्टिलेज घिसने के बाद? नहीं, मुझे लगता है कि कार्टिलेज आपके घिसे या ना घिसे, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके मांसपेशियां का बल्क मेंटेन रहे। अच्छा। तो आप में आर्थराइटिस है या नहीं है, ये इसके लिए आपको अपनी वॉक आपको बंद नहीं करनी चाहिए। घुटनों में दर्द हो तब भी? बिल्कुल आपको करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि घुटनों में जो न्यूट्रिशन पहुंचता है कार्टिलेज का, वो वॉकिंग से बढ़ता है। अच्छा। अगर आप स्टेशनरी रहेंगे तो न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा। अच्छा। और जिसकी वजह से कार्टिलेज जल्दी घिसेंगे। तो जी। मसल मास को मेंटेन करने के लिए और कार्टिलेज बल्क को भी जितना है उसको मेंटेन करने के लिए आपको वॉकिंग जरूरी है। आप जंपिंग नहीं करिए, आप स्किपिंग नहीं करिए, जी। आप रनिंग ऑन हार्ड सरफेस नहीं करिए। अच्छा, रनिंग ऑन हार्ड सरफेस नहीं करना चाहिए। तो क्या हमारे शूज या जो फुटवेयर भी इसमें मैटर करें? इम्प्रूव करते हैं, लेकिन तो भी वो चीज नहीं करते हैं। जो आर्थराइटिक पेशेंट्स होते हैं, अच्छा। उनमें हम लोग रनिंग, स्किपिंग या आपके हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज को हम लोग मना करते हैं। अच्छा। घर में स्कूटर है, पुराना स्कूटर है या बाइक है जिसमें किक करना है, वो हम लोग मना करते हैं। अच्छा। लेकिन वॉक करना एक अच्छी प्रक्रिया है, स्विमिंग करना बहुत अच्छी चीज है। आई अच्छा। थिंक ये दोनों एक्टिविटीज अगर कोई कर सके तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ पैसा नहीं लगता है, जिम जाने की जरूरत नहीं होती है और बहुत ही मल्टीपल मैनीफोल्ड रिजल्ट देता है जी। ये दोनों एक्टिविटीज। आपने अभी मसल मास की बात कही, और चूंकि ये जो हमारा घुटना है वो हड्डियों का मामला है, और कार्टिलेज की बात आपने की, जैसे ग्रीस भी कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन और वैसा भी शरीर भी होता है। अन्न कौन से होते हैं जो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे कार्टिलेज के लिए, हमारे घुटने के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं? अब सुन के सरप्राइजिंग होगा, चावल अच्छा है। अच्छा। हाँ, गेहूं किसी किसी को नुकसान करता है जी। किसी किसी को दूध नुकसान करता है। अच्छा। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जिन जिन में है, दही, दूध, ये अच्छे प्रोडक्ट हैं। हरी सब्जियां ऑक्सीडेंट होती हैं, जरूर खानी चाहिए। अच्छा। अच्छा। जो एगिटेरियंस हैं, एग जरूर खाना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत सारा विटामिन होता है। अगर कोई पनीर के रूप, वो भी आपके कार्टिलेज, बोन्स और मसल्स तीनों को बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। अच्छा, तो मतलब खान पान भी बहुत महत्वपूर्ण है इस समस्या में। चीनी नहीं लेना चाहिए। चीनी नहीं लेना है, बिल्कुल। तो अब आइए लिए चलते हैं आपको हेल्थ टिप की तरफ। हेल्थ टिप में हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रत्यारोपण के बाद भी एक कंडीशन होती है कि पेशेंट उस प्रत्यारोपित घुटने से मैक्सिमम सपोर्ट कैसे ले पाए अपने लिए, तो उसका जीवन और खान पान किस तरह का होना चाहिए कि प्रत्यारोपण के बाद वो ज़्यादा लॉन्जिविटी हो सके उसके घुटने? जितना आपने घुटना, प्रत्यारोपित घुटने को यूज करेंगे, उतना ही वो घुटना और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। अच्छा। आपको, मैं तो पेशेंट से कहता हूं कि आपको नियम पूर्वक कम से कम 1 घंटा जो है आपको वॉक करना चाहिए, जो अच्छा। कर सकते हैं। साथ में आधे घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 2, जी। आप शुगर थोड़ा सा अवॉइड करें ताकि आपका वेट ना बढ़े। नंबर 3, जी। प्रोटीन की क्वांटिटी आप रीजनेबल रखिए। नंबर 4, एक्सेस उसका भी नहीं होना चाहिए। प्रोटीन आप ले सकते हैं, यूरिक एसिड जिनमें गाउट नहीं है उसमें आप प्रोटीन आप ले सकते हैं। अच्छा। कुछ प्रोटीन बहुत अच्छे होते हैं, एनिमल प्रोटीन ठीक होते हैं, रेड मीट के अलावा आपके। और अगर आपकी स्लीप अच्छी होगी, अच्छा, तो ये देखा गया है, अगर आप 7-8 घंटे अगर आप स्लीप लेते हैं तो ये देखा गया है कि जब आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल्स फ्रेश होंगे, वो आपको बेटर रिजल्ट देंगे। अच्छा। बहुत सारे लोगों की स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, जी, बिल्कुल। तो उनके दर्द बना रहता है।
अच्छा। तो उनको प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो ऑपरेशन ना कराएं या कराएं, लेकिन जो उनकी स्लीप अच्छी होती है, जिनकी नींद अच्छी होती है, उनमें परिश्रम बेटर होता है। खान पान अगर रेगुलर खाएं, आप रात को 8-9 बजे के बाद खाना ना खाएं, ठीक है, सूर्यास्त के बाद जैसे हम लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर प्रत्यावर्तन घुटने के साथ करें तो हम लोग का रिजल्ट काफ़ी होगा और पेशेंट बहुत खुश रहते हैं इन सब चीज़ों से। बिल्कुल, मतलब ये है कि अच्छी नींद, अच्छा भोजन और अच्छा जीवन अगर हो तो हमारे घुटने पूरा जीवन हमारा बेहतर तरीके से बिल्कुल साथ देंगे। एक लास्ट नोट, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? जो भी एडवांसमेंट सब मेडिकल साइंस के हुए हैं उनकी वजह से घुटना प्रत्यारोपण आजकल बहुत सेफ एक ऑपरेशन है और ये एक लाइफ चेंजिंग ऑपरेशन है। नई टेक्नोलॉजीज और नए इंस्ट्रूमेंट्स और नए सामान की वजह से, जो बायोमटेरियल की वजह से, इनकी लाइफ 10 से बढ़ के 20-25 साल तक हो गई है। तो अगर आपके घुटने में अगर प्रॉब्लम अगर हो रही है और वो प्रॉब्लम कई महीनों से परसिस्ट कर रही है, तो मेरी सलाह है आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और अगर वो नी रिप्लेसमेंट्स के बारे में सजेस्ट करें तो बहुत सीरियसली उस पर ध्यान दें, क्योंकि वो एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस होगा जिसको आप प्रोबब्ली आप कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि आप चाहे कोशिश आपको लगेगा कि ये आपने पहले क्यों बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। तो बिल्कुल सही समय पर सही डिसीजन लीजिए और डॉक्टर पर ट्रस्ट करिए, उनकी बातों पर, उनकी सलाह पर भी विश्वास करिए, इसलिए क्योंकि आपका वो बेहतरी ही चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो डॉक्टर सौरभ शुक्ला, आप स्टूडियो में आए और आपने इतनी तफसील से इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये था आज का कार्यक्रम, दीजिए इजाजत, नमस्कार।